आज के इस विश्लेषण में हम भारत के सबसे मशहूर और शायद सबसे रहस्यमयी इंटेलिजेंस ऑफिसर के 50 साल लंबे करियर पर एक निष्पक्ष नजर डालेंगे। आज बात सिर्फ उनके उन सिनेमैटिक फील्ड ऑपरेशंस की ही नहीं होगी जो किसी हॉलीवुड मूवी जैसे लगते हैं, बल्कि उनकी गहरी और आकर्षक राजनीतिक रणनीतियों को भी हम समझेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और समझते हैं उस इंसान के विकास को जिसे आज भारत के सबसे ताकतवर सुरक्षा अधिकारी के रूप में जाना जाता है। सोचिए जरा, मई 1988 का वक्त, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के आसपास की उन तंग गलियों में एक अनजान रिक्शा वाला लगातार कई दिनों से चक्कर काट रहा था। उस समय माहौल बेहद टेंस था। मंदिर पर एक बार फिर से अलगाववादियों ने कब्जा कर लिया था और सरकार किसी भी हाल में 1984 जैसा नुकसान नहीं चाहती थी। तो ऐसे नाजुक माहौल में वो साधारण सा दिखने वाला रिक्शा वाला आखिर वहाँ क्या कर रहा था? असल में वो रिक्शा वाला किसी स्पाई थ्रिलर के हीरो से कम नहीं था। वो थे एक अंडरकवर ऑपरेटिव अजीत डोभाल। उन्होंने वहां खुद को एक पाकिस्तानी ISI एजेंट बताया, अंदर बैठे अलगाववादियों का भरोसा जीता और मंदिर के अंदर दाखिल हो गए। अंदर जाकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने मिलिटेंट्स की हर एक पोजीशन, उनके हथियार, उनकी संख्या, सब कुछ मैप कर लिया। इस ग्राउंड इंटेलिजेंस का नतीजा ये हुआ कि ऑपरेशन ब्लैक थंडर इतनी बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया गया कि इसमें किसी भी आम नागरिक या सुरक्षाकर्मी की जान नहीं गई, एकदम फ्लॉलेस। तो चलिए उनके करियर के बिल्कुल शुरुआती दौर में चलते हैं। सेक्शन 1, द अंडरकवर फील्ड ऑपरेटिव। एक मिलिट्री परिवार में जन्मे अजीत डोभाल 1968 में सीधे IPS में भर्ती हो गए थे और उनकी कामयाबियों की रफ्तार शुरुआत से ही बहुत तेज थी। 1972 की ही बात ले लीजिए। केरला के थल्लासिरी में हुए दंगों को उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते के अंदर बातचीत से शांत कर दिया। फिर 1974 में मिजोरम पहुंचे। वहां उन्होंने बगावत कर रहे मिजो नेशनल फ्रंट के 7 में से 6 कमांडर्स का भरोसा पूरी तरह जीत लिया। ये भरोसा इतना गहरा था कि उन्होंने मिलिटेंट्स को अपने घर बुलाकर सुअर का मांस तक खिलाया, वो भी अपनी पत्नी को बिना बताए कि वो मेहमान असल में है कौन। और उसके ठीक बाद 1975 में सिक्किम का भारत में जो राजनीतिक विलय हुआ, उसमें भी उनकी भूमिका बेहद अहम थी। इन लगातार और असाधारण कामों का एक बेमिसाल नतीजा निकला। 6 साल। जी हाँ, आमतौर पर किसी भी पुलिस ऑफिसर को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल मिलने में करीब 17 साल लग जाते हैं, लेकिन उन्हें ये सम्मान सिर्फ 6 साल की सर्विस के बाद ही मिल गया था। ये ध्यान देने वाली बात है कि उनका शुरुआती ट्रैक रिकॉर्ड कितना मजबूत था। अब यहाँ से उनका सफर घरेलू मुद्दों से आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय जासूसी के हाई स्टेक्स दुनिया में जाता है। सेक्शन 2, मास्टर ऑफ कोवर्ट ऑपरेशंस। पाकिस्तान में लगभग 7 साल उन्होंने अंडरकवर बिताए और वहां ऑपरेशन काहूता के दौरान उनका तरीका किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं था। पाकिस्तान अपना सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था और उस हेविली गार्डेड फैसिलिटी में घुसना तो नामुमकिन ही था। तो उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने पता लगाया कि वहां के साइंटिस्ट आखिर बाल कटवाने किस नाई की दुकान पर जाते हैं। उन्होंने वहां से उन साइंटिस्ट की गिरे हुए बाल और नाखून इकट्ठे किए और उन्हें चुपचाप भारत भेज दिया ताकि माइक्रोस्कोप से उनमें रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स की जांच की जा सके। ये सच में एक हैरानंगेज तरीका था जानकारी निकालने का। लेकिन देखिए, ये अंडरकवर काम उतना आसान कभी नहीं होता। पाकिस्तान में हर वक्त मौत सर पर मंडराती थी। एक बार एक दरगाह पर एक आदमी ने उन्हें टोक कर बताया कि उनकी नकली दाढ़ी सरक रही है। सोचिए उस वक्त क्या हालत रही होगी। एक और बार एक अनजान शख्स ने उनके छिदे हुए कानों को देखकर पहचान लिया कि वो हिंदू हैं। असल में वो शख्स खुद भी एक अंडरकवर हिंदू था जिसने आगे चलकर उन्हें प्लास्टिक सर्जरी करवाने की सलाह दी। ये छोटे छोटे किस्से बताते हैं कि खतरा हर वक्त उनके कितने करीब था। लेकिन हमेशा सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं चलता। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, सेटबैक्स एंड स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स। 176 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन यात्रियों की गिनती है जो 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 के उस मशहूर कांदाहार हाईजैक में फंसे हुए थे। ये उनके कैरियर की सबसे कठिन, सबसे टेंस नेगोशिएशंस में से एक थी। सीधे तौर पर जिंदगी और मौत का सवाल था। ये पूरी स्थिति देश के लिए बेहद दर्दनाक थी। एक तरफ भारत की साफ मांग थी कि बिना किसी शर्त के यात्रियों को छोड़ा जाए, लेकिन दूसरी तरफ इतनी कड़ी नेगोशिएशन के बावजूद एक भारी समझौता करना पड़ा। देश को उन 176 यात्रियों की जान बचाने के बदले 3 खतरनाक आतंकवादियों को आजाद करना पड़ा, जिसमें मसूद अजहर भी शामिल था।
ये देश के लिए और जाहिर है इस ऑपरेशन को लीड कर रहे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। एक और बड़ा झटका तब लगा जब दाऊद इब्राहिम को खत्म करने का एक अंडरकवर प्लान फेल हो गया। 2005 में उन्होंने छोटा राजन के शूटर्स की मदद से दाऊद पर एक स्ट्राइक का प्लान बनाया था। लेकिन हुआ क्या, जिस वक्त वो दिल्ली के एक होटल में उन शूटर्स को आखिरी ब्रीफिंग दे रहे, ठीक उसी वक्त मुंबई पुलिस वहां पहुंच गई। शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरा का पूरा ऑपरेशन वहीं धरा रह गया। इन मुश्किलों के बाद उनके करियर का एक नया अध्याय शुरू होता है। सेक्शन 4, राइज टू पॉलिटिकल पावर, डेस्क स्ट्रेटेजिस्ट से आगे का सफर। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के रूप में उनका वक्त भले ही सिर्फ 8 महीने का रहा हो कांग्रेस पार्टी के साथ मतभेदों के कारण, लेकिन इंटेलिजेंस के अलावा अब उनका असर राजनीति में भी काफी बढ़ रहा था। ऐसा माना जाता है कि कश्मीर में कांग्रेस की पकड़ को कमजोर करने के लिए उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ मिलकर पीडीपी बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। फिर 2009 में उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन यानी VIF नाम का एक थिंक टैंक बनाया और 2011 में विदेशों में जमा काले धन पर एक बहुत ही चर्चित रिपोर्ट निकालकर सबका ध्यान खींचा। अब इस VIF थिंक टैंक का प्रभाव देखिए। इसने 2011 में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के उस विशाल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के लिए एक आधार का काम किया। इस मूवमेंट ने पूरे देश के राजनीतिक माहौल में एक ऐसी लहर पैदा की जिसने आगे चलकर सरकार बदलने और 2014 में बीजेपी को सत्ता में लाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और इसी के साथ शुरू होता है उनके सफर का सबसे ताकतवर दौर, सेक्शन 5, कंट्रोवर्सीज एंड द NSA एरा। 2014 में जब वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने तो भारत की सुरक्षा नीति में एक बिल्कुल बेसिक डॉक्ट्रिनल बदलाव आया। ऐतिहासिक तौर पर भारत की नीति हमेशा से डिफेंसिव रही थी, यानी हम सिर्फ हमलों को रोकते थे, लेकिन उन्होंने इसे बदलकर डिफेंसिव ऑफेंसिव कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जरूरत पड़ने पर दुश्मन के इलाके में घुसकर पहले ही वार करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने उरी और बालाकोट की क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स में देखा। खैर, जब किसी के पास इतनी शक्ति हो तो विवाद जुड़ना आम बात है। विपक्ष ने कई संगीन आरोप लगाए। उदाहरण के लिए उनके बेटे शौर्य दुवाल की कंपनी टोर्क इन्वेस्टमेंट पर आरोप लगा कि उसके को-फाउंडर एक पाकिस्तानी नागरिक थे। इंडिया फाउंडेशन पर सवाल उठे कि उनके सेमिनार्स विदेशी डिफेंस कंपनी स्पॉन्सर कर रही हैं। और सबसे बड़ा आरोप था GNY एशिया फंड को लेकर, जो नोटबंदी के ठीक 13 दिन बाद केमन आइलैंड्स में उनके दूसरे बेटे विवेक दुवाल द्वारा खोला गया था। लेकिन इन आरोपों पर चुप रहने के बजाय उन्होंने लीगली पलटवार किया। इन आर्थिक आरोपों के खिलाफ डोभाल परिवार ने विपक्षी नेताओं पर क्रिमिनल डेफेमेशन यानी मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा लंबा चला और आखिरकार नतीजा ये निकला कि जयराम रमेश जैसे नेताओं को डोभाल परिवार से फॉर्मली माफी मांगनी पड़ी। इन सब उतार चढ़ाव और विवादों के बावजूद आज की तारीख में 80 साल की उम्र में वो लगातार तीसरी बार NSA की कुर्सी पर विराजमान हैं। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। ये अपने आप में एक बिल्कुल बेजोड़ स्थिति है। भारत की पूरी सुरक्षा व्यवस्था का कंट्रोल अभी भी बहुत ही मजबूती से उनके हाथों में है। तो 50 साल के इस लंबे सफर, फील्ड के रोमांचक ऑपरेशंस और इन सभी पॉलिटिकल पहलुओं को देखने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही विचार उत्तेजक सवाल आके खड़ा होता है। क्या वो सच में आधुनिक भारत के एक हीरोइक चाणक्य हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा को मजबूत किया, या फिर राजनीति के एक ऐसे मास्टरमाइंड जिन पर किसी का कोई जोर नहीं चलता? दोनों ही तरफ अपने अपने तर्क और तथ्य हैं। इस पर सोचिए जरूर। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।